नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम सीटेट के सभी सब्जेक्ट कवर करेंगे। जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सीटेट की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो सभी सब्जेक्ट से आने वाले हैं, पांचों सब्जेक्ट से। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लेना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन करने के वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। जो बालक है उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है, मनोवैज्ञानिक। कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर, कौन है बताइए क्या हो सकता है। देखिए, जो बालक होता है उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं आपके पियाजे। पियाजे क्यों है? क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जिसमें उन्होंने बालकों के सोचने और सीखने की प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया था। कितने चरणों में? 4 चरणों में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी होता है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी होता है। अनुकरण होता है, दंड होता है, पुरस्कार होता है, आत्म अनुभव होता है, क्या होता है? तो देखिए, जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें सीखने का सबसे प्रभावी तरीका होता है वो स्वयं के अनुभवों से सीखना होता है। क्या होता है? स्वयं के अनुभवों से सीखना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्म अनुभव हो जाएगा, ठीक है ना। आत्म अनुभव हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक वृद्धि की अवधारणा किसने दी। जो संवेगात्मक वृद्धि होती है उसकी अवधारणा किसने दी थी? गार्डनर ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, सोल्वे ने दी थी या फिर गोलमैन ने दी थी? किसने दी थी? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट में किसने दी थी। तो देखिए, जो संवेगात्मक वृद्धि की अवधारणा दी थी वो दी थी गोलमैन ने। अब गोलमैन ने क्यों दी थी? क्योंकि डेनियल गोलमैन ने बताया था कि व्यक्ति की सफलता में उसकी क्या होती है? भावनात्मक, ठीक है ना, भावनात्मक वृद्धि EQ, ठीक है ना। EQ जो होता है उसका बड़ा योगदान होता है, ठीक है ना। किसमें? संवेगात्मक वृद्धि में जो EQ होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये किसने दिया था? गोलमैन ने दिया था। राइट आंसर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था। जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, पियाजे ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था या फिर ब्रूनर ने दिया था? किसने दिया था? तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो हमारा दिया था वाइगोत्स्की ने दिया था। अब वाइगोत्स्की ने क्यों दिया था, कैसे दिया था? तो देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बताया कि सीखने में सामाजिक संदर्भ, ठीक है ना। सामाजिक संदर्भ और बातचीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक संदर्भ और बातचीत, ये 2 चीजें होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्रभाव के नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रतिपादन किसने दिया था? प्रभाव के नियम, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की। तो देखिए, प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो इसका जो प्रतिपादन दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कहा था कि किसी क्रिया के सकारात्मक, ठीक है ना, किसी क्रिया के सकारात्मक परिणाम मिलने पर वह दोबारा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो कोई भी क्रिया है उसके द्वारा सकारात्मक परिणाम मिलने पर, उसका जो सकारात्मक परिणाम मिलता है तो उससे क्या होता है? दोबारा करने की उस काम को प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा शिक्षण और हिंदी भाषा यानी कि लैंग्वेज पेडागोजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, भाषा सीखने की प्राकृतिक विधि कौन सी है? भाषा सीखने की प्राकृतिक विधि कौन सी है? तो देखिए, भाषा सीखने की जो प्राकृतिक विधि है, व्याकरण, अनुवाद पद्धति या फिर मौखिक विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि या फिर द्विभाषी विधि, क्या है? तो देखिए, भाषा जो सीखने की प्रभावी विधि है वो है आपका प्रत्यक्ष विधि। क्या है? प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि क्यों है? क्योंकि देखिए, प्रत्यक्ष विधि में भाषा को प्राकृतिक रूप से बातचीत, ठीक है ना, बातचीत और सुनने समझने के माध्यम से हमें सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जाता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए, शिक्षकों की सहायता से किया जाता है क्या, या फिर छात्रों की सहायता के लिए किया जाता है, या शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी किया जाता है? बताइए क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन वो होता है
वो होता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों द्वारा भी, छात्रों और शिक्षण प्रक्रिया द्वारा भी और प्रभावी बनाने में सहायक होता है, ठीक है ना। तो शिक्षकों की सहायता ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेगेटिव पॉजिटिव है, छात्रों की सहायता ये भी है, इससे भी ये भी उद्देश्य है, ठीक है ना। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ये भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया में आरोही विधि का क्या अर्थ है। देखिए भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आरोही विधि क्या है। देखिए आरोही विधि का अर्थ क्या है, शब्दों से वाक्य की ओर बढ़ना, वाक्य से शब्द की ओर बढ़ना, या व्याकरण से भाषा की ओर बढ़ना, या फिर लेखन से मौखिक भाषा की ओर बढ़ना, क्या हो जाएगा। देखिए भाषा सीखने की प्रक्रिया में आरोही विधि, तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आरोही विधि हमारी होती है, क्या होती है, शब्दों से वाक्य की ओर बढ़ना, ठीक है ना, शब्दों से वाक्य की ओर बढ़ना। ये क्यों है, क्योंकि इस विधि में भाषा सिखाने की शुरुआत छोटे शब्दों से होती है। कि कहां से होती है, छोटे शब्दों से होती है। जब भाषा सीखते हैं तो छोटे शब्दों से करके वाक्यों की ओर बढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाए, शब्दों से वाक्य की ओर बढ़ना, ठीक है ना। द्विभाषी शिक्षण पद्धति का अर्थ क्या है। देखिए द्विभाषिक शिक्षण पद्धति का अर्थ क्या है तो देखिए इसमें शिक्षण प्रक्रिया में दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है। क्या कितनी किया जाता है, दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है। तो एक ही भाषा का प्रयोग नहीं होगा, दो भाषाओं का प्रयोग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। तीन भाषाओं का नहीं होगा, केवल मातृभाषा का नहीं होगा, ठीक है ना। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कहानी सुनाना भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है। अब यहां पर कहानी जो सुनाते हैं, कहानी सुनाना भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि है, श्रवण विधि है, मौखिक विधि है, या फिर आपकी व्याकरण अनुवाद विधि है। क्या है कहानी सुनाना, तो देखिए कहानी सुनाना है ना, जो कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाना हमारा श्रवण विधि हो जाएगा। श्रवण विधि क्यों हो जाएगा, क्योंकि कहानी सुनाने से बच्चे शब्दावली, क्या बच्चे जो शब्दावली और भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रवण विधि, ठीक है ना। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है गणित में समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। रटने की प्रवृत्ति विकसित करना, रचनात्मक और तार्किक बढ़ाना, या फिर उत्तर याद करना, ठीक है ना। उत्तर याद करना ये गलत हो जाएगा, उत्तीर्ण करवाना ये भी गलत हो जाएगा, उत्तर याद करना ये भी गलत हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति ये भी नहीं हो सकता। तो रचनात्मक और तार्किक बढ़ाना। अब रचनात्मक और तार्किक बढ़ाना ये क्या होगा, ये विधि बच्चों में तार्किकता, क्या ये तार्किकता बढ़ाती है और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करती है। बच्चों में क्या करती है, सोच विकसित करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रचनात्मक और तार्किकता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वभौमिक सेट किसे कहते हैं। जो सार्वभौमिक सेट होता है वो किसे कहते हैं, जिसमें सभी सेट समाहित होते हैं, जिसमें कोई भी तत्व नहीं होता, केवल एकल तत्व वाला सेट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। तो देखिए सार्वभौमिक सेट होता है वो क्या होता है, जिसमें सभी सेट समाहित होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें सभी सेट समाहित होते हैं, ठीक है ना। ए आंसर सही हो जाएगा। ए आंसर क्यों हो जाएगा सही, क्योंकि देखिए ये वह सेट होता है जिसमें दिए गए सभी सेटों के तत्व होते हैं। ये जो सेट है ये वो होता है जिसमें जो तत्व होते हैं उसमें दिए गए सभी सेटों के तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, समुच्चय सिद्धांत के जनक कौन है। देखिए समुच्चय सिद्धांत के जनक कौन है, यूक्लिड या पाइथागोरस या कैंटर या गॉस। देखिए समुच्चय सिद्धांत के जनक कौन है, तो समुच्चय सिद्धांत के जनक कौन है, तो ये आपके कैंटर हैं। अब कैंटर क्यों है, क्योंकि जॉर्ज कैंटर ने समुच्चय सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, जॉर्ज कैंटर ने, ठीक है ना, जॉर्ज कैंटर ने, ठीक है। जॉर्ज जो कैंटर थे उन्होंने समुच्चय सिद्धांत दिया था, जो गणितीय संरचना का आधार होता है। जो क्या होता है, गणितीय संरचना का आधार होता है। तो राइट आंसर कैंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को खंडों में विभाजित करना किस प्रकार की गणितीय प्रक्रिया है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। देखिए किसी संख्या को खंडों में विभाजित करना किस प्रकार की गणितीय प्रक्रिया है, तो देखिए किसी संख्या को, तो ये है भाग। क्या है, भाग। भाग क्यों है, देखिए भाग, ठीक है ना, गुणा नहीं, भाग। भाग क्यों है, क्योंकि देखिए भाग इसलिए है क्योंकि जब हम किसी संख्या को छोटे भागों में विभाजित करते हैं, जब हम किसी संख्या को छोटे भागों में विभाजित करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसे भाग डिवीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भाग डिवीजन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के रूप में आपको गणित की कक्षा में छात्रों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षक के रूप में आपको गणित की कक्षा में छात्रों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए। कठिन प्रश्न पूछना चाहिए, छात्रों को स्वयं हल निकालने के अवसर देने चाहिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान देना चाहिए, बताइए। देखिए गलत हो जाएगा, छात्रों को स्वयं हल करने का अवसर देना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, छात्रों को अब हम जहां पर अवसर देते हैं वहीं पर आपका आंसर राइट हो जाता है, सही आंसर सही हो जाता है, ठीक है।
इससे क्या होता है, इससे उनकी समस्या समाधान क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे क्या होता है, जब हम उसे अवसर देते हैं तो उसकी समस्या समाधान का अर्थ, समस्या जो होती है कोई भी समस्या हो उसका समाधान होता है और आत्मविश्वास उसका बढ़ता है बच्चे का, ठीक है ना, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, छात्रों को स्वयं हल निकालने के अवसर देने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल सूचना देना, पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, या विज्ञान के नियम सिखाना, या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करवाना। पर्यावरण जो होता है उसके नियम क्या है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, ठीक है ना, पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस का उद्देश्य ही होता है, ईवीएस जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, ठीक है, संवेदनशीलता बढ़ाना। तो राइट आंसर पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जल संरक्षण हेतु सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है, जो जल संरक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका, जल को बहने देना, वर्षा जल संचयन, या फिर अधिक जल का उपयोग करना, या फिर तालाब को सुखाना। अब यहां पर हम जल संरक्षण करेंगे तो जल को बहने देना ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ जल संरक्षण कैसे हो जाएगा, वर्षा जल संचयन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्षा के पानी को संचयन करना ये आपका जल संरक्षण का मुख्य तरीका होता है। अधिक जल का उपयोग करना तो भी नहीं होगा, तालाबों को सुखा देंगे तो फिर जल संचयन वही कहां से जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा जल संचयन करना, ठीक है ना, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वर्षा जल संचयन जल संरक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, वर्षा की कमी, प्रदूषित जल, या फिर वनों की कटाई। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ये क्या है, मुख्य कारण क्या है इसका, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी अधिकता होती है ना, तो इससे पृथ्वी की सतह के तापमान को बढ़ाने का कारण बनता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी का जो सतह होती है उसमें तापमान को बढ़ाने के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता इसका मुख्य कारण है, ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा एक आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से घटक शामिल होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें कौन से घटक शामिल होते हैं, तो केवल जीवित घटक, केवल अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। क्या होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, ठीक है ना। ये क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जीवित पौधे जानवर, ठीक है, पौधे जो होते हैं और जानवर होते हैं, क्या होते हैं, जानवर होते हैं, और गैर जीवित कौन होता है, ये तो जीवित हो गए, और गैर जीवित कौन हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, मिट्टी हो गई और जल हो गया, ये गैर जीवित है, ठीक है ना। तो दोनों घटक आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक घटक, सी आंसर सही हो जाएगा। समझ गए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कचरे का पुनर्चक्रण, ठीक है ना, रिसाइकलिंग किसके लिए उपयोगी होता है, कचरे का पुनर्चक्रण, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा की बर्बादी, जल प्रदूषण बढ़ाने के लिए, वायु प्रदूषण बढ़ाने के लिए। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। देखिए कचरे का पुनर्चक्रण, तो कचरे का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग पर्यावरण सुरक्षा करता है, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए रिसाइकलिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रदूषण कम होता है, क्या होता है, इससे जो प्रदूषण होता है ना, प्रदूषण ये बहुत कम होता है, और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसकी बचत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, जो भारत है इसका संविधान कब लागू हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था क्या, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, कब हुआ था ये तो पता होगा। बताइए कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, भारत का संविधान। तो देखिए भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। इस दिन क्या हुआ था, भारत को पूर्ण गणराज्य, ठीक है, भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1857 में हुई थी, 1885 में हुई थी, 1920 में हुई थी, या फिर 1942 में हुई थी, कब हुई थी बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी हुई थी 1885 ईस्वी में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ राजनीतिक जागरूकता फैलाना था, ठीक है, ध्यान रखना इसकी ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजनीतिक जागरूकता फैलाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, 1885 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अशोक चक्र का रंग क्या होता है? जो अशोक चक्र होता है इसका रंग क्या होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है? बताइए क्या हो सकता है? अशोक चक्र का रंग क्या होता है? तो अशोक चक्र का रंग होता है आपका नीला होता है। ठीक है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह सम्राट अशोक की धर्म चक्र प्रेरणा को दर्शाता है। ठीक है, जो नीला होता है ये अशोक, सम्राट अशोक की ठीक है ना, धम्म चक्र इस प्रेरणा को दर्शाता है। तो नीला हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, भगत सिंह ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था? किसने किया था सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व? तो ये किया था हमारा महात्मा गांधी ने। ये क्यों किया था महात्मा गांधी ने, कैसे किया था? यह ब्रिटिश कानूनों, ठीक है ना, जो ब्रिटिश कानून थे उनके खिलाफ अहिंसात्मक विरोध था। ठीक है ना, अहिंसात्मक विरोध था, ये महात्मा गांधी ने किया था सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर कार्य करती है? जो पंचायती राज व्यवस्था होती है ये किस स्तर पर कार्य करती है? राष्ट्रीय स्तर पर करती है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, या फिर ग्रामीण स्तर पर? तो ये तो आप जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज नहीं करती, न राज्य पर न जिला पर, ग्रामीण स्तर पर करती है। ठीक है ना, यह भारत में गांवों के प्रशासन के लिए लागू की गई प्रणाली है। ठीक है ना, भारत के जो गांव होते हैं ना, गांव, उनके लिए पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, यहां पर ग्राम प्रधान घोषित होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है? देखिए, सूर्य का जो मुख्य घटक है वो क्या है? सूर्य का मुख्य घटक हमारा जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसे है? क्योंकि देखिए सूर्य जो है वहां पर 75% हाइड्रोजन है और 24% क्या है? 24% हीलियम है। ठीक है ना, हीलियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? श्वसन से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, निषेचन से, या प्रकटन से? पौधे जो होते हैं वो किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य का मुख्य योगदान रहता है। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाया जाता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे भोजन बनाते हैं हमारे पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पृथ्वी की ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? जो पृथ्वी की ओजोन परत होती है वो किससे सुरक्षा प्रदान करती है? पराबैंगनी किरणों से करती है, भूकंप से करती है, ध्वनि प्रदूषण से करती है, या फिर जल प्रदूषण से करती है? तो देखिए, ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है सूर्य की ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य कौन करता है? जो रक्त होता है यहां पर ऑक्सीजन परिवहन का कार्य कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेट्स, या फिर हमारा प्लाज्मा? तो देखिए, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य जो करती है वो हमारी लाल रक्त कणिकाएं करती है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है, HO2 होता है, O2 होता है, या फिर NaCl होता है? बताइए जल का रासायनिक सूत्र। तो यहां पर जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बच्चे सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है ना, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट से संबंधित क्लास मिलने वाली है हर सब्जेक्ट की। ठीक है ना, जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं जुलाई का, उनके लिए यहाँ पर क्लास चलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक अगली क्लास में, नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।